Welcome back, students. So, as we had discussed a lot of things regarding some natural phenomena, and we had discussed about lightning in our last class. So, today I am going to tell you about the lightning conductor. बेटा अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि लाइटनिंग हम लोगों के लिए यूज़फुल भी है और हमारे लिए नुकसानदायक भी है. अंडरस्टैंड? So, in this class, we will learn how we can save us from lightning. Clear? So, first of all, as you all are familiar with that, कि जो लाइटनिंग होती है बेटा मोस्टली हम देखेंगे तो जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, टॉल ट्रीज हैं, उनको स्ट्राइक करती है. क्लियर? सो टू प्रिवेंट दैट डैमेज, उस डैमेज को रोकने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक आइडिया डेवलप किया था, एंड दैट इज अबाउट द लाइटनिंग कंडक्टर. अब ये लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है भाई? इट प्रोटेक्ट्स टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज बाय लाइटनिंग. कैसे प्रोटेक्ट करता है? सो इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड. ये बेटा एक मेटल रॉड का बना होता है जिसके टॉप पे कुछ स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड जो बॉटम में होता है बेटा, इसके जो बॉटम एंड होती है रॉड की, वो क्या होती है, वहाँ पे एक कॉपर प्लेट अटैच्ड होती है जो कि बरीड होती है डीप इनसाइड द अर्थ. और इस वजह से जो भी लाइटनिंग स्ट्रक करती है, जब कभी भी यदि लाइटनिंग बिल्डिंग पे स्ट्राइक करती है तो वो लाइटनिंग उस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? सीधा इनसाइड द अर्थ जाता है और वहाँ पे जा कर के ये न्यूट्रलाइज हो जाता है. क्लियर? नाउ सम अदर मेजर्स दैट वी कैन adopt to save us during lightning, and some of them I am going to discuss with you. First thing is take shelter in safe place during thunderstorm. पहली चीज़ तो भाई मेन जो चीज़ है वो यही है कि जब यदि थंडर स्टॉर्म टाइप का वेदर है हमारा, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उस टाइम पे हम एक सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे. क्लियर? अब सुरक्षित जगह मीन्स, तो फर्स्ट थिंग, अ बिल्डिंग विद अ लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ सेफ प्लेस. यानी यदि कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है भाई, तो वो बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? सेफ है. सो वी कैन टेक शेल्टर देयर. अनदर थिंग वी कैन डू, इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, अ कार और बस इज सेफ, मीन्स व्हीकल जो है वो हमारे लिए सेफ है, बट वी हैव टू कीप द विंडोज शट. हमें विंडोज़ बंद कर देनी चाहिए. गॉट इट? नाउ अनदर थिंग इज टेकिंग शेल्टर अंडर अ ट्री इज़ नॉट सेफ. यानी भाई अब देखो, यदि हम शेल्टर लेते हैं ट्री के नीचे तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होगा. क्यों सेफ नहीं होगा भाई? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि लाइटनिंग स्ट्राइक कर देती है बेटा ट्री को, तो क्या होगा, उससे ट्री को जो डैमेज होना है होगा ही, साथ ही साथ वहाँ पे खड़े हम हैं तो हमको भी नुकसान पहुँच सकता है. क्लियर? एंड इन एन ओपन प्लेस, अभी देखो सपोज हम कहीं ओपन प्लेस में हैं, तो वहाँ पे हम क्या शेल्टर के लिए चूज़ करेंगे? तो वहाँ पे भाई हमें शेल्टर के लिए कुछ मिलेगा नहीं, बट हम ये कर सकते हैं कि चेक कर लेंगे कि हम जहाँ कहीं भी खड़े हैं वहाँ पे आसपास कोई पोल, कोई ट्री, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कि जिसको लाइटनिंग स्ट्राइक करे और हमारा भी नुकसान हो जाए वहाँ पे. क्लियर? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल डू, यू हैव टू स्क्वैट लो ऑन द ग्राउंड. आप स्क्वैटिंग पोजीशन में वहाँ पे बैठ जाइए. क्लियर? सो ये तो था बेटा अबाउट लाइटनिंग. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ डायग्राम that shows you
about the lightning conductor. Now come to the next point, that is about another natural phenomena, that is earthquake. Earthquake means बेटा, यदि हम earthquake की बात करें तो हम कह सकते हैं simply vibrations or shaking caused by sudden movements in earth crust. Means अर्थ के अंदर के कुछ अचानक से होने वाली मूवमेंट से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो अर्थक्वेक कहलाती हैं. क्लियर. एंड द एनॉर्मस एनर्जी, अब इनके दौरान बेटा क्या होती है, जो अर्थक्वेक होता है तो उस दौरान पे एक एनॉर्मस एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. एंड इट ट्रेवल्स इन अ वेव फॉर्म. वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है. और वो वेव क्या करती है, ग्राउंड को या तो अप एंड डाउन रिपल करती है या फिर इसे साइड बाय साइड शेक करती है. क्लियर. एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ द रिजल्ट्स, conclusion of earthquake. Now the waves generated by an earthquake is known as seismic waves. यानी earthquake से जो generated waves होती हैं उन्हें हम seismic waves बोलते हैं. These are recorded by an instrument called as seismograph or seismometer. Clear. इनको जो सेस्मिक वेव्स होती हैं बेटा, इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग सेस्मोग्राफ बोलते हैं या फिर सेस्मोमीटर बोलते हैं. एंड यदि इनका जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, उसको हमने किसी स्क्रीन पे डिपिक्ट कर दिया, एक स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर दिया. क्लियर. तो वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज सेस्मोग्राम. अंडरस्टैंड. नाउ एज यू ऑल नो दैट कि साइंस में डिफरेंट ब्रांचेस हैं. तो ऐसी ब्रांच दैट डील्स विथ इट मीन्स अबाउट earthquake. So the science that deals with it is known as seismology, and the scientists involved are known as seismologists. Clear. ऐसा साइंस जो कि इनके साथ डील करता है, जिस साइंस में हम लोग अर्थक्वेक के बारे में, सेस्मोग्राफ के बारे में, सेस्मोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, वो सेस्मोलॉजी कहलाते हैं. एंड साइंटिस्ट जो होते हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं, सेस्मोलॉजिस्ट. क्लियर. नाउ सी द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. जो इनका अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, that depends mainly upon the amount of energy released. तो जो amount of energy release होता है उस पे डिपेंड करता है. Clear. And we can easily know about this by measuring the size of the seismic waves. Means यदि हम seismic waves की साइज को मेज़र कर लेंगे तो हमें जो मैग्नीट्यूड है या इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, वो हमें पता चल जाएगी. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू अ डायग्राम थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सेस्मोग्राफ. कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रेक्टर स्केल. It was developed by Charles F. Richter, a US seismologist, in 1935. Clear. Charles F. Richter ने 1935 में डेवलप किया था इसे भाई. एंड इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. ये क्या करता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है. क्लियर. इट रेंजेस बिटवीन 0 to 9. मीन्स इस पे जो स्केल्स होती हैं वो क्या होती है, 0 से 9 तक होती है, 0 to 9. क्लियर. एंड इट इज़ नॉट अ लीनियर स्केल. ये कोई लीनियर स्केल नहीं है बेटा. एंड द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड्स की बात करें
तो सपोज इफ यू आर गोइंग टू मेजर earthquakes of intensity 2 and intensity 1, यदि हमने earthquakes को मेज़र किया, इंटेंसिटी 1 आई, मैग्नीट्यूड 1 आया, उसका मैग्नीट्यूड 2 आया, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, जो इनके वाइब्रेशंस हैं उनके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, 10 टाइम्स ग्रेटर होंगे। क्लियर? मीन्स 1 और 2 इन दोनों के जो वाइब्रेशंस हैं उनके एम्पलीट्यूड्स में कितना डिफरेंस होगा, 10 टाइम्स का। अंडरस्टैंड? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द अर्थक्वेक कि भाई इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, या मैग्नीट्यूड हम कहें कि अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है कब हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, कब हमारे लिए कम होता है। क्लियर? नाउ सी, इफ द मैग्नीट्यूड इज 0 to 3, यदि 0 to 3 होता है मैग्नीट्यूड बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट इवन नोटिस्ड, हम इसको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। बट इफ इट इज़ 4.5, यदि ये 4.5 हुआ तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है और ये थोड़ी बहुत जो है मूवमेंट, वाइब्रेशंस वो हम नोटिस करते हैं। बट इफ़ अबाउट 5.5, यदि यही 5.5 तक पहुंच गया तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, एंड इट कैन रिप्लेस और डिस्प्लेस आवर फर्नीचर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस और सम स्मॉल डैमेजेस। बट इफ इट इज़ ऑफ 6.5, यदि ये 6.5 पे आ गया तो इट कैन डैमेज सम वीक स्ट्रक्चर्स, मीन्स कुछ ये लॉस कर सकता है हमारा। सो मेनली हम ये कह सकते हैं कि 5.5 के ऊपर अगर ये पहुंचा 4.5 तक भाई, तो ये तो क्या है, मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। बट 5.5 के एबव ये आता गया तो ये धीरे धीरे क्या होगा, और भी इंटेंस होता जाता है और भी हमारे लिए डेंजरस होता जाता है। एंड इफ इट इज़ about 8 or above than it, then it is disastrous for us and it can damage a complete city. Clear? So this is all about today's class, and in our coming classes we will discuss some more things related to earthquakes. So thank you and have a nice time to you all.